हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपकी 9th क्लास की साइंस 3 खंडों खंड क रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, खंड ख जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, खंड ग भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में विभाजित है। स्टूडेंट्स, आज हम खंड क रसायन विज्ञान का चैप्टर ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री प्रारंभ कर रहे हैं। केमिस्ट्री की इकाई 1 द्रव्य एवं व्यवहार का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक द्रव्य अर्थात पदार्थ ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम द्रव्य अर्थात पदार्थ के बारे में जानेंगे। कोई भी वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है अर्थात जिसमें आयतन होता है, पदार्थ अर्थात द्रव्य कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। लकड़ी, लोहा या अन्य कोई धातु, कांच, कागज, जल, हीरा, पत्थर, पेड़ पौधे, मेज, कुर्सी, किताब, कॉपी, वायु अर्थात हवा, रुई, परमाणु, इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, ये सभी द्रव्य अर्थात पदार्थ हैं क्योंकि ये सभी स्थान घेरते हैं अर्थात इनमें आयतन होता है और इन सभी में द्रव्यमान भी होता है। स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ को हम सीधे सीधे देख सकते हैं, परंतु जैसे वायु या हवा को हम देख नहीं सकते, इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक गुब्बारा लें और उसमें वायु भरें। जब हम उसमें वायु भरते हैं तो हम ये देखते हैं कि वायु उसमें स्थान घेरती है अर्थात उसमें आयतन होता है, साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान भी होता है। तो स्टूडेंट्स, वायु या हवा भी द्रव्य अर्थात पदार्थ है। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे टॉपिक के रूप में द्रव्यमान अर्थात मास ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने द्रव्य की परिभाषा में पढ़ा कि कोई भी वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर हम उस द्रव्यमान को स्पष्ट करने जा रहे हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा। स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु जिस मटेरियल की वह बनी है उसमें वह मटेरियल कितनी मात्रा में है, उस मटेरियल की वह मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें कि स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान नहीं बदलता और इसे हम m से व्यक्त करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भार पर आते हैं। भार अर्थात वेट, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस वस्तु का भार कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने सीखा कि वह बल अर्थात वह फोर्स जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है अर्थात आकर्षित करती है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने किसी वस्तु को इंडिपेंडेंटली अगर छोड़ दिया जाए तो वह नीचे की ओर गिरती है। जब वह नीचे की ओर गिरती है तो उस पर एक बल लगता है, गुरुत्व बल लगता है। तो स्टूडेंट्स, वह गुरुत्व बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है और स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान बदलता है। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ा। अब हम द्रव्यमान व भार में एक संबंध देख रहे हैं। भार अर्थात W वेट इक्वल टू होता है mg, जहां m यहाँ पर द्रव्यमान व g गुरुत्व त्वरण है। स्टूडेंट, अब हम आयतन का टॉपिक ले रहे हैं जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं।
किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम V से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही अभी हमने एग्जाम्पल्स दिया था कि एक गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो हमें वो गुब्बारा प्रसारित होता हुआ अर्थात फैलता हुआ दिखाई देता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो हवा हम उस गुब्बारे में भेज रहे हैं वह उसके अंदर स्थान घेर रही है, अर्थात आयतन घेर रही है। तो स्टूडेंट्स, वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक कोई छोटा बर्तन है और एक कोई पत्थर का टुकड़ा है और उसे हमें उस बर्तन में रख देना है। तो स्टूडेंट्स, अगर वह पत्थर का टुकड़ा उस बर्तन में रखा गया तो उस पत्थर के टुकड़े ने उस बर्तन में जो स्थान घेरा वह ही उस पत्थर के टुकड़े का आयतन होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा लें और वह उस पात्र में ना आ पाए तो इससे हमें जानेंगे कि पत्थर के टुकड़े का आयतन अधिक है, अर्थात वह अधिक स्थान घेरेगा, जबकि बर्तन का जो आयतन है वह कम है, अतः वह उस कम स्थान में नहीं आ पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से हमने सीखा कि किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पदार्थ अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इनमें से सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जान रहे हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं वह ठोस कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसे हम इस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिकांश सभी धातु जैसे तांबा हो, सोना हो, लोहा हो, सभी धातु या फिर लकड़ी, पत्थर, बर्फ, इन सभी का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, अतः ये ठोस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ठोस अवस्था का अर्थ हुआ कि किसी भी द्रव्य की वो अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित हो जाएं दोनों के दोनों, वह ठोस अवस्था कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम द्रव अवस्था में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं होता, द्रव कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसे हम इस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहे हैं। जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन, ये सभी द्रव अवस्था के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इन सभी में आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार नहीं। जैसे एक जल को जब हम गिलास में लेते हैं तो वो गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है और उस ही जल को एक बड़े भगोने में डालेंगे तो अब वह उस भगोने के अंदर स्थान घेरेगा, अर्थात उसका आकार ग्रहण करेगा। और इसी जल को अगर हम एक पतली ट्यूब में डालें तो उस ट्यूब के आकार में वह आ जाएगा। तो इसलिए जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि वह वही आकार पा लेता है जिस पात्र में उस जल अर्थात द्रव को रखा जाता है। जबकि ऊपर जब हमने ठोस अवस्था में पढ़ा तो उसमें वह या तो उस पात्र में आ जाता है या नहीं आता है, लेकिन वह अपना आकार नहीं बदलता। तो स्टूडेंट्स, अब हम गैस अवस्था पर आते हैं। गैस अवस्था की डेफिनेशन में द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित, गैस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीख रहे हैं कि अगर द्रव्य का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो अर्थात निश्चित न हो तो वह गैस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प या अन्य गैसें, इन सभी का आकार निश्चित नहीं होता और न ही आयतन निश्चित होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ी,
जिनमें एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा कि इसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में हमने पढ़ा कि इसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता। और गैस अवस्था में हमने पढ़ा कि इसमें न तो आकार और निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। स्टूडेंट्स, अब हम ठोसों के गुण के टॉपिक पर आ रहे हैं। इसमें पहला गुण है ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है तथा दूसरा गुण है ठोसों की संपीड्यता के बारे में। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि ठोसों की संपीड्यता नगण्य होती है, अर्थात ना के बराबर होती है। यहाँ पर संपीड्यता का अर्थ दबाने से है। स्टूडेंट, जैसे कोई भी ठोस लें, कोई धातु का टुकड़ा लें या कोई पत्थर लें, अगर हम उसे दबाते हैं तो स्टूडेंट्स देखा होगा कि वो दबता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ठोसों की संपीड्यता के नगण्य होने के कारण होता है। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें बताया गया है कि ठोसों का घनत्व अधिक होता है और इस अधिक घनत्व के कारण ही ये भारी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम घनत्व को स्पष्ट करें तो घनत्व का अर्थ है अणुओं की सघनता से। स्टूडेंट, ठोसों के अंदर जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं और इस कारण ही उनका घनत्व अधिक होता है और इस घनत्व के अधिक होने के कारण ये भारी होते हैं। स्टूडेंट, अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो इसमें बताया गया है कि ठोसों को अगर हम गर्म करते हैं तो इनका प्रसार कम होता है, अर्थात ही कम फैलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम द्रवों के गुणों के टॉपिक पर आते हैं। द्रवों के गुणों के टॉपिक में पहला पॉइंट है द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि द्रव को हम जिस पात्र अर्थात बर्तन में रख लेते हैं वह उसी का आकार पा लेता है। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट यही हुआ कि द्रवों का आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। द्रवों को ठोसों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दबा सकते हैं परंतु अधिक नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये जाना कि जो द्रव है उसे हम ठोसों की अपेक्षा अधिक दबा सकते हैं। जैसे ऊपर बताया गया था कि ठोसों की संपीड्यता तो बिल्कुल नगण्य थी, ठोसों को हम दबा नहीं सकते थे, लेकिन ठोसों की अपेक्षा यहाँ पर हम द्रवों को दबा सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है द्रवों का घनत्व ठोसों से कम होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से क्लियर हो गया कि द्रव में जो अणु होंगे वह ठोस की अपेक्षा दूर दूर होंगे और इसी वजह से द्रव का घनत्व ठोसों से कम होगा। स्टूडेंट, चौथे पॉइंट पर आते हैं। इसमें बताया गया है कि द्रवों में बहने का गुण होता है, अर्थात द्रव बहता है, इस कारण ही ये दृढ़ नहीं होते बल्कि लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम गैसों के गुण के टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में पहला पॉइंट हम ले रहे हैं गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। स्टूडेंट्स, ये हमने अभी पहले पढ़ा कि गैस आकार व आयतन दोनों में ही अनिश्चितता रखती है। इसे हम जिस पात्र में रखते हैं यह उसी का आकार भी ग्रहण कर लेती है और उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेती है। स्टूडेंट, दूसरे पॉइंट को देखें तो इसमें हम सीख रहे हैं कि ठोस व द्रवों की तुलना में गैसों को बहुत अधिक दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गैसों को एक सिलेंडर में रखकर उस पिस्टन को अगर नीचे चलाया जाए तो वह संपीड़ित की जा सकती है ठोस द्रव की अपेक्षा काफी अधिक। स्टूडेंट, तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि जो गैसों के अणु होते हैं वह द्रवों से भी दूर दूर होते हैं, इसी कारण गैस का घनत्व कम होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। स्टूडेंट्स, गैसों को गर्म करने पर ये बहुत अधिक प्रसारित हो जाती हैं, अर्थात बहुत अधिक फैलती हैं। स्टूडेंट्स, फिगर में हमने ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं की संरचना को दिखाया है। इसमें ठोस के अणु एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हैं तथा पास पास हैं, जबकि द्रव के अणु ठोस के अणुओं की अपेक्षा दूर हैं। जब गैस के अणु द्रव के अणुओं की अपेक्षा अत्यधिक